हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे DSSB PGT कॉमर्स 2014 का ये पेपर है। पार्ट 3 हम इसका कर रहे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने कवर कर लिया। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। DSSB PGT कॉमर्स प्रिपरेशन से आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21, द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन। ये बेटा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन कई बार कॉमर्स के एग्जाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन रहेगा जब हमारी मार्जिनल लागत मार्जिनल व्यय से बराबर होती है, इनकम से, यानी मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट हमारा बराबर होता है, तब एक इक्विलिब्रियम प्राप्त करती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडल कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट इज द डिफरेंस बिटवीन। ये एक प्लांट की कैपेसिटी पूछी, यानी कि आइडल कैपेसिटी कब आती, किसके डिफरेंस से आती है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जब हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी किसी भी प्लांट की, उसमें से हम माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपेसिटी को प्लांट की को, तो हमें आइडल कैपेसिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीलर्स कंपनी सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर ₹28 पर यूनिट इफ वेरिएबल कोस्ट आर 65%। वेरिएबल कोस्ट कितनी दी हमें, 65% ऑफ सेल्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट टोटल ₹9800, देन ब्रेक इवन पॉइंट विल बी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा होता क्या है। तो देखिए बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमें किसी भी फर्म को नो प्रॉफिट और नो लॉस, यानी कि जो उसकी कॉस्ट होती है जब उसी अमाउंट पर वो क्या करता है, सेल्स करता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, जो ये 65% हमें क्या दी गई है, 65% हमें वेरिएबल कॉस्ट दी गई है सेल्स पर। ठीक है, तो यदि हम सेल्स फाइंड कर लेंगे तो जो सेल्स रहेगी वो ही हमारी कॉस्ट रहेगी, क्योंकि हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आया होगा आपको समझ में। अब देखिए, जो 65% जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है सेल्स की, सेल्स को हमने 100% माना, यदि उसमें से 65% हम माइनस करते हैं तो रिमेनिंग क्या बचेगा बेटा, हमारा 35% बचेगा। तो जो 35% है ये हमारी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट बचेगी 9800, यानी कि जो 9800 है हमारा, ये किसके बराबर है, सेल्स के 35% के, ये 9800 हमारा बराबर है। ठीक है, तो यदि हम 35% हमारा 9800 है सेल्स का, तो इससे हम कंप्लीट सेल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 35% को हम रिवर्स कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, 9800 मल्टीप्लाई 100/35, यानी कि कंप्लीट सेल बेटा हमारी निकल कर आ जाएगी। कंप्लीट सेल हमारी कितनी आ जाएगी, 28,000 रुपीज़ आएगा। ठीक है, ये हमारी सेल्स आई है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि द ब्रेक इवन पॉइंट विल बी। अब ऑप्शन देखा किस में है, यूनिट्स में है। यदि रुपीज़ में पूछता तो 28,000 आ जाता, लेकिन अब हमें यूनिट्स में बताना है। तो जो हमने देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, 28 पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट 28 रुपीज़ की है। तो इसको बेटा आप 28 से और डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज कॉल्ड। जब हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को में प्लस कर देते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, प्राइम कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस कॉस्ट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल। प्रोसेस कॉस्ट क्या होती है, प्रोसेस कॉस्ट क्या होती है हमारी, देखिए, जब भी किसी भी हम जब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जब कोई एक प्रोडक्ट प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेस की अलग अलग कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कॉस्ट कहाँ पर मोस्ट एप्लीकेबल होता है, ये बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के अंदर होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जो हमारा, जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे ना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारी आंसर के निकल के आई थी उसमें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक दे रखा था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पर फार्मेटिकल इंडस्ट्रीज आएंगी, जहाँ पर हम दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं, उनमें हम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर क्या होती है, प्रोसेस कॉस्ट होती है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, क्योंकि जो हमारी की थी उसमें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बेटा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को एक बार देख लेना कहीं पर भी यदि आपको मिले, लेकिन की के अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोविज़न फॉर बैड डेट इज़ मेड एज पर द। प्रोविज़न फॉर बैड डेट हम किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल्स है किसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। ठीक है,
एंटिटी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि जब भी कोई भी लॉस हमें दिखाई दे तो उसको हम तुरंत कर लेंगे अपने अकाउंट्स के अंदर शो, लेकिन जब हमारे कोई भी प्रॉफिट होगा या इनकम होगी वो हम उसी टाइम शो करेंगे जब हमारा वो ओक्योर होगा। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये हमारा करंट का हमारा लॉस नहीं है, ये फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन हमें ये पता ये होगा, तो इसलिए इसको हम अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये किस कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी विच सेक्टर इज आर फाउंड। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कौन सा सेक्टर हमारा पाया जाता है, प्राइवेट, पब्लिक, नन ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, दोनों ही पाए जाते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आप देखिए आज की क्लास में हमने देखा कि 2 क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स के आए हुए हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि इकोनॉमिक्स के एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को नहीं मिले, कुछ % हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट भी कॉमर्स के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो बेटा एडम स्मिथ थे वो हमारे क्या थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरा हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय। फेरा को किसने रिप्लेस किया, फेरा को रिप्लेस किया भाई फेमा ने। अब इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो फेरा की फुल फॉर्म होगी बेटा हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, और जो फेमा होता है उसकी हमारी फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन। आरबीआई पहले हमारा नेशनलाइज्ड नहीं था जब उसको बना था, लेकिन किस ईयर में उसको नेशनलाइज्ड किया गया ये पूछा है हमारे क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जनवरी 1949 में हमने क्या किया था, आरबीआई को नेशनलाइज किया था। ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर